हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एलआर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है और इसमें भी अभी मैं आपके लिए जो है केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हमारा अगला टॉपिक क्या चल रहा था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का हमने इंट्रो यानी कि जो डेफिनेशन पार्ट होता है, डेफिनेशन पार्ट को कंप्लीट कर लिया था और जो है अब हम जो है इसमें से डेरिवेशंस के पार्ट पर आ चुके थे और डेरिवेशंस के पार्ट में हम जो है आपको तीन डेरिवेशंस करवाएंगे। तीन प्रकार के डेरिवेशंस होते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से पूछे जाते हैं और उसमें भी मोस्ट ऑफ द केस जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जाएगा या फिर आपके लिए फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जाता है। सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपसे चांस कम होता है कि पूछेगा। सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत कम चांस होता है पूछने का, लेकिन फिर भी आपको पढ़ाया जाएगा। आज ऐसे ही आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ाया जाएगा जो कि आपके इसमें कई बुकों में हाफ लाइफ अलग से दी हुई है, लेकिन इसी के साथ मैं हाफ लाइफ भी पढ़ा दूंगा क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक होता है, लेकिन इसके साथ पढ़ा जाए तो ज्यादा आसानी से समझ में आता है आपको। और ऐसे थोड़ा सा अगर आपको पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा दिया जाए, फिर न्यूमेरिकल्स पढ़ाया जाए, उसके बाद हाफ लाइफ पढ़ाया जाए तो ये थोड़ा सा दिक्कत खड़ी करता है। इसलिए मैं यहाँ पर हाफ लाइफ जो है जीरो ऑर्डर के साथ जीरो ऑर्डर की पढ़ा दूं, हाफ लाइफ फिर फर्स्ट ऑर्डर के साथ फर्स्ट ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर के साथ सेकंड ऑर्डर की। और इसके बाद फिर आज ही हम न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे और जितने न्यूमेरिकल्स हो सके आज का लिए जाएंगे। तो ये रहेगा आज का कॉन्सेप्ट। और आपको चार न्यूमेरिकल्स आपके जो कि बोर्ड एग्जाम से पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ द केस, उन्हें टारगेट किया जाएगा और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम से काफी बार पूछे जाते हैं। तो ये रहे। तो इसके साथ साथ जो है इसके बाद ही आर्हेनियस इक्वेशन आपकी जो कि आपके 12th चैप्टर 4 का लास्ट टॉपिक होगा, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने की कोशिश किया जाएगा। इसके अलावा फिर कुछ जैसे कि दान्यतांक को प्रभावित करने वाले कारक और फिर उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी, तो ये दो पार्ट आपके और बच जाएंगे। तो ये रहेंगे आपके तो 2 से 3 वीडियो और 2 से 3 वीडियो तब तक भी आपको यहाँ पर बताए जाएंगे इसके चैप्टर के। और जो है ये रही आपकी पूरी कहानी। तो अब यहाँ पूरी कहानी बताने से पहले अब यहाँ पर हम आ जाते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, जीरोथ ऑर्डर की रिएक्शन में। किस पर आ जाते हैं? जीरोथ ऑर्डर की रिएक्शन में। तो जीरोथ ऑर्डर की रिएक्शन होती क्या है, तो पहले डेफिनेशन पर आते हैं हम इसकी। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो अभिकारक में होने वाले परिवर्तनों की जीरो घात के समानुपाती होते हैं, मतलब शून्य घात के समानुपाती होते हैं। कहने का मतलब वे अभिक्रियाएं, हिंदी में सुन लीजिए, वे अभिक्रियाएं जो कि अभी अपने अभिकारकों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन के शून्य घात के समानुपाती होती है। क्या कहलाती है? शून्य कोटि की अभिक्रियाएं। इन इंग्लिश दैट रिएक्शंस are called zeroth order of reaction which is directly proportional which reaction constant या फिर rate constant will be directly proportional to zero zero powers of रिएक्टेंट। ये रही बात। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अब आते हैं अपने डेरिवेशंस पर। माना कोई रिएक्शन है, एज्यूम दैट, हम इंग्लिश से ही पूरे यहाँ पे बोर्ड में चलते हैं। एज्यूम दैट रिएक्शन विल बी, reactant is A converted to product B, reactant A converted to product B, then we know that मतलब हम जानते हैं कि इस स्थिति में जब A से B में A अभिकारक B उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है तो हम जानते हैं कि we know that, क्या जानते हैं कि जो आपकी जो रिएक्शन जो आपकी दर होती है और यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे यहाँ, तो स्मॉल आर इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां पर हमने ये चीज तो देख ली है, बट अकॉर्डिंग टू दी डेफिनेशन, मतलब परिभाषा के अनुसार, डेफिनेशन क्या हो जाएगा? अब हम इसको आर को लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी। अब यहां पर आपको बता दिया डी एक्स बाई डी टी। चलिए थोड़ा सा यहां मापते हैं। तो यहां पर आपको थोड़ा सा बता दिया जाए कि गिवन दैट, यहां पर आप अलग से जो कि सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट, सबसे स्टार्टिंग में लिखेंगे गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है, एट टी इज इक्वल टू 0, मतलब एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कि शुरुआती समय पर, जबकि समय टी की वैल्यू 0 है, कंसंट्रेशन ऑफ reactant will be A, concentration of reactant will be A, then at time t is equal to t, concentration of reactant remains A minus X, it means मतलब कि आपका यहाँ पर समय t पर आपके जो आपके रिएक्टेंट की कांस्टेंट, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो आप A माइनस एक्स बची, मतलब कि यूजफुल कंसंट्रेशन विल बी क्या हो जाएगी x, देन लिखेंगे, उसके बाद आप यहां से स्टार्ट करेंगे assume that, और फिर यहां तक आ गए आप। तो यहां पर आप जानते हैं कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर 0, यहां पर आप आ चुके हैं a टू द पावर 0, क्योंकि आपने डेफिनेशन के अनुसार। अब यहीं पर आप देखेंगे तो dx बाई dt, अब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन जो हटाएंगे, मतलब कि प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह हटाएंगे, तो यहां पर आपको मिल जाएगा क्या कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिल जाएगा आपको इनटू a टू द पावर 0। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो जाए, किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू हो जाती है एकांक हो जाती है। तो इस वजह से आपकी dx by dt इज इक्वल टू k टू 1, और 1 को अपन लिखे चाहे ना लिखे एक ही बात है, तो k हो जाएगी। इसी स्थिति में dx इज इक्वल टू k dt हो जाएगी, k dt, ये आप कहेंगे जी हाँ। फिर आप इस स्थिति को अब आफ्टर इंटीग्रेशन और आपको बता दिया जाए कि आप जो है इसे इंटीग्रेटेड फॉर्म में कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर ये तो जो है आपके तात्क्षणिक, जिसे तात्क्षणिक एक के लिए निकाल रहे थे आप, लेकिन आप पूरी अभिक्रिया के लिए निकालना चाहेंगे तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि जो आपके जितने भी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्यों किया जाता है, ये सारी चीजें बताई गई हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप जो है मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो ये रही बात। तो यहीं पर आती है बात, तो dx इज इक्वल टू k dt, आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पर x हो जाएगा, यहां से k बाहर, इंटीग्रेशन dt, और यहां से आप करेंगे k t और प्लस c हो जाएगा, यहां से x इज इक्वल टू k t प्लस c हो जाएगा। अब एट द स्टार्टिंग पॉइंट, एट द t इज इक्वल टू 0, स्टार्टिंग पॉइंट मतलब कि t इज इक्वल टू 0, x विल बी 0, x रहा होगा क्या 0 आपका। इसी वजह से, क्योंकि ये आपकी जो कन्वर्ट हो रही है वो कंसंट्रेशन है, ये कन्वर्टेड कंसंट्रेशन है। ये क्या है आपकी कन्वर्टेड कंसंट्रेशन, जो कि कन्वर्टेड कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में 0 ही होती है। इस वजह से यहां पर आपकी x इज इक्वल टू 0, और इसी स्थिति के कारण आपको c इज इक्वल टू 0, इसी कारण आपकी c इज इक्वल टू 0। अब इसको आपने इक्वेशन 1 मान लिया, बाय इक्वेशन 1,
इक्वेशन वन से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू kt। और यहां से आप आपको जो आप यहाँ पर डेरिवेशन निकाल रहे हैं, यहाँ पर डेरिवेशन आप किसके लिए निकाल रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि हम निकाल रहे हैं इससे आपके जो दर नियतांक क्या है, रेट कांस्टेंट के लिए, तो रेट कांस्टेंट के लिए निकाल रहे, तो k इज इक्वल टू x बाई टी। यही था आपका जो अभिष्ट फार्मूला था या फिर अभिष्ट चीज जो चीज पूछी गई थी, तो वो यही थी और आपने इसे क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ये तो रहा क्या, जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का फार्मूला, जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का फार्मूला। लेकिन अब यहां हाफ लाइफ, फॉर हाफ लाइफ, हाफ लाइफ के लिए क्या करेंगे, हाफ लाइफ के लिए आपको यहां पर आपको पता होना चाहिए कि हाफ लाइफ जो होती है वहां पर जो कंसंट्रेशन है T इज इक्वल टू टी हाफ मान सकते इसे। लेकिन पहले आपको बता दिया जाए कि हाफ लाइफ हमेशा जो है हमेशा क्या कहना चाहिए, आपके आधे ही समय पर नहीं होती। लेकिन याद रखें हाफ लाइफ होता क्या है, ध्यान दें, हाफ लाइफ वह समय होता है जबकि अभिकारक की जो सांद्रता है या फिर अभिकारक की कंसंट्रेशन जो है वो 50% बच जाए या फिर 50% यूज हो जाए। मतलब कि कुल मिलाकर के 50% यूजफुल कंसंट्रेशन हो, यानी यूज्ड कंसंट्रेशन हो जाए, तो वो हो जाती है आपकी हाफ लाइफ। तो यहां पर फिर आप बोल सकते हैं x विल बी हाफ x विल बी हाफ x। तो यहां से आप करेंगे, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 मान लें, इक्वेशन 2, तो बाय इक्वेशन 2 अब आप क्या कह सकते हैं, बाय इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा, यहां पर आपका k इज इक्वल टू x बाई 2 बाई t हाफ कहेंगे। अब इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं, t हाफ, आप लिख सकते हैं t हाफ इज इक्वल टू x बाई 2k। तो यही आपका हाफ लाइफ का अभिष्ट फार्मूला है, हाफ लाइफ का अभिष्ट फार्मूला है। अब यहाँ पर आपको आइए, अब आपको यहाँ पर मैं लेकर चलता हूँ क्वेश्चन में। यहाँ जो कि आपके सही विकल्पों में काफी पूछा जाता है कि फर्स्ट ऑर्डर की आप जो है क्या बताएं, आपकी इकाई बताएं, या फिर जीरो ऑर्डर की इकाई बताएं, या फिर किसी भी ऑर्डर की इकाई बताएं। तो उस समय दर स्थिरांक की इकाई पूछता है, तो दर स्थिरांक की यहाँ इकाई निकालेंगे। तो आपको पता है यहाँ पे क्या मिल रहा है, फिर यहाँ पे फॉर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, या फिर यहां पर रेट कांस्टेंट को k से डिनोट किया गया, तो ऑफ k, तो k क्या है, तो यहां पर x बाई टी है। अब हमको पता है कि x की जो आपको खुद को पता होनी चाहिए, बिल्कुल पता होनी चाहिए, और आपको पता भी है कि आपकी जो x की यूनिट है वो होती है मोल पर लीटर, क्योंकि यहाँ पे ये कंसंट्रेशन है, x कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन की इकाई क्या होती है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। और जो है t की इकाई हो जाती है यहाँ पे सेकेंड, तो मोल पर लीटर सेकेंड, मोल पर लीटर सेकेंड। और अब यहाँ पे जो है आप जो है इसके बाद से जब भी आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना चाहेंगे, तो सबसे पहले आपका रेट कांस्टेंट की इकाई पर ध्यान देंगे, सबसे पहले इकाई पर ध्यान देंगे। अभी हम चलेंगे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर, वहां पर भी चलेंगे, फिर आपको इकाई जो बदली हुई दिखाई देगी, फिर सेकंड ऑर्डर में बदली हुई दिखाई देगी, वहां से फिर जो है आपका कंपैरिजन करवाऊंगा मैं, और वहां से आप nth ऑर्डर की भी जो आपकी यूनिट है उसे भी निकालेंगे, और फिर उसके जरिए आप कितने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जो आपका दिया गया सवाल है वो किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का है उसे पहचानेंगे, तो फिर आपको जो न्यूमेरिकल है वो करने में आसानी होगी। तो ये रही बात। चलिए आइए आते हैं, अब आपने अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और यदि से आपको यहाँ पर भी कुछ कंफ्यूजन होता है तो जल्दी से जल्दी आप कमेंट कीजिए। अगर से बिल्कुल, और ये क्वेश्चन भाई मैं आप जितने भी 12th वाले हैं उनसे सभी से गुजारिश करूंगा कि ये वीडियो जरूर देखें। आपने बाकी वीडियो देखा हो नहीं देखा हो, लेकिन ये वीडियो जरूर देखें। तो अब हम आ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर आ रहे हैं, और मुझे पता है कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको इन्हीं डेरिवेशंस पर हो रहा होगा। और डेरिवेशंस तो नहीं, डेरिवेशन जैसे तैसे बन जाते होंगे,
लेकिन इनके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सबसे ज्यादा डराते हैं। तो हम आते हैं उन्हीं पर बहुत ही जल्द। तो हम आते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो गिवन दैट, तो वही रहेगा जो कि पहले से दिया हुआ है, पर इससे पहले हम डेफिनेशन पर आते हैं। तो वे अभिक्रिया, डेफिनेशन लिखिए आप। वे अभिक्रियाएं जिनकी जिनकी दर उनके अभिकारकों की के दर सांद्रता के समानुपाती होता है। उनकी अभिक्रिया की दर सांद्रता के समानुपाती या फिर दर सांद्रता की 1 घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अब इंग्लिश में in which reaction their rate of reaction will be directly proportional to first power of reactant constant will be first order of reaction। ये रही बात। हाँ, हो सकता है कि मेरे इंग्लिश बोलने में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। क्या हिंदी मीडियम वाले हैं, इंग्लिश मीडियम की कोशिश कर रहे हैं, बस ये बात है। ये रही। इसके बाद आप सबसे पहले लिखेंगे क्या, गिवन दैट at the t is equal to 0 concentration of reactant A will be A। at the time t concentration of reactant A remains A minus X। यूजफुल ना बोलकर किसे हम कह सकते हैं आप यूज्ड कंसंट्रेशन। क्या कह सकते हैं आप, यूज्ड कंसंट्रेशन विल बी X। मतलब इस स्थिति में आप खुद ही देख रहे हैं कि यूज्ड कंसंट्रेशन यहाँ पे X हो चुकी है। अब आते हैं हम, और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो यूज्ड कंसंट्रेशन पर आधारित होती है, ये भी याद रखेंगे। या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो आपके जो आपके रिमेन कंसंट्रेशन है उस पर आधारित होती है, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो यूज्ड कंसंट्रेशन पर आधारित होती है। और आपको एक और बात बता दी जाए जो कि आपके सही विकल्पों में पूछ ली जाती है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जो कहना चाहिए आपके जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो दर स्थिरांक है वो दर स्थिरांक आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता है। ये बहुत ही ज्यादा बार आपके सही विकल्प खालिस्तान सत्य असत्य में बहुत ज्यादा पूछता है और आपको कंफ्यूज करता है, तो याद रखेंगे। ये रही बात। अब इस पर आते हैं कंफ्यूज करने वाले सारे पॉइंट्स को दूर किया जा रहा है। तो अब हम फिर से एज्यूम दैट रिएक्शन फिर से वही ए से बी बनाए हमने। फिर यहां पे आपको पता ही है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A। अब यहां पे आपको पता है कि इसे अब हम लिख सकते हैं, R को ही लिख सकते हैं dx by dt लिख सकते हैं। अब यहीं पर आप कहेंगे प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाना है और आपको जो है लगाना है क्या, प्रोपोर्शनैलिटी नियतांक या फिर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिखना है, ये लिख दिए। और यहाँ पे आपको पता ही है कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, यहां पे हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन according to the definition a is equal to a to the power 1। और किसी के भी पावर 1 होने पर पे जो है यहाँ पर पे संख्या वही प्राप्त हो जाती है, इस वजह से यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे पावर को हटा दिया, तो यहाँ पे आपको या फिर पावर को यहाँ पे रख दीजिए। लेकिन यहाँ पे जब आप इसका पक्षांतर करेंगे तो k a और dt कंसंट्रेशन। लेकिन यहाँ पे जो ये कंसंट्रेशन है, यहाँ पे ये वाली कंसंट्रेशन जो ये है एट द टाइम t, ये टाइम t पर है, और टाइम t पर एट द टाइम t एट t इज इक्वल टू t कंसंट्रेशन a हमने लिख दिया है क्या, विल बी a माइनस एक्स। जब ये है तो फिर यहां पर हम इसे a माइनस एक्स लिख सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं a माइनस एक्स। अब क्या करेंगे आप, इतना लिख दिए तो यहाँ
आफ्टर इंटीग्रेशन। अब क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको dx इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स dt ये हो जाएगा। और जब ये होता है तो यहीं पर तो सॉरी यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई हमसे कि a माइनस एक्स है, तो ये x के साथ जा सकता है, तो हमने इसे इधर x के साथ पहुंचा दिया इसे। अभी तो इसे dx बाई a माइनस एक्स यहाँ आ जाएगा, क्योंकि आप खुद ही देख रहे हैं कि यहाँ पे x है तो ये इधर आ जाएगा और यहाँ पे dt रह जाएगा। और जब ये ऐसा हो गया है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करते समय भी आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा, a माइनस एक्स इधर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ x और x के सापेक्ष ही जो है इंटीग्रेशन होगा, x का x के सापेक्ष इंटीग्रेशन होगा। और यहाँ इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे dt सॉरी यहाँ पे kt प्लस c प्राप्त हो जाएगा। यहाँ kt प्लस c बाई पार्ट के कारण आप देखेंगे तो यहाँ पे log a माइनस a log a अपॉन a माइनस एक्स, यहाँ पे ये फार्मूला बनता है। और जब फार्मूला यहाँ बनाया आपने तो अब यहाँ पे आप दर्शाइए जो हमने पिछली बार किया था कि एट द टाइम t इज इक्वल टू 0, एट द टाइम t इज इक्वल टू 0 कंसंट्रेशन ऑफ x विल बी 0, x विल बी 0। और जब ये हालत होती है तो अब यहाँ पे log a माइनस 0 x विल बी 0 k t इज इक्वल टू 0 प्लस c। और जब यहाँ पे आप इसे हल करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, हम इधर देख लेते हैं। तो log a अपॉन a इज इक्वल टू 0 प्लस c और log 1 इज इक्वल टू c, और log 1 की वैल्यू हम जानते हैं 0, तो c इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो फिर इस स्थिति में c इज इक्वल टू 0 की स्थिति में यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाता है क्या, तब देन इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है। देन बाय इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा आपका, log a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। और जब आप यहाँ पे और कैसे लिखेंगे, रेट कांस्टेंट निकालेंगे तो रेट कांस्टेंट मिल जाएगा आपको 1 अपॉन टी log a माइनस एक्स, यहां से आपको ये प्राप्त हो जाता है। तो ये रही बात आपकी, तो ये रहा। अब हम यहां इस साइड में निकाल लेते हैं फॉर हाफ लाइफ के लिए निकालेंगे। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं थोड़ा इस साइड में स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट करूंगा फिर तो ले जाऊंगा। ये रहा आपका पहली स्टेप, सेकेंड स्टेप है इधर, तो सेकेंड स्टेप सबसे पहली स्टेप आपकी ये है। देन सेकेंड स्टेप यहां से स्टार्ट हो रही है, थर्ड स्टेप आपकी यहां से स्टार्ट हो रही है, और ये रही आपकी फोर्थ स्टेप इधर साइड। तो फोर्थ स्टेप यहाँ हाफ लाइफ, और हाफ लाइफ के लिए क्या करेंगे, एट द हाफ लाइफ मतलब x इज इक्वल टू x हाफ, या फिर a बाई हाफ, a बाई 2 कर सकते हैं आप। वहां पे x बाई 2 ना होकर के ये a बाई 2 होता है, सॉरी मैं भूल गया था, मैं a बाई 2 होता है वहां पर पे। थोड़ा सा सुधारेंगे आप जो है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। तो देन t इज इक्वल टू t हाफ, t हाफ होने पर पे ये t हाफ है। तो अब यहाँ पे आप आइए x इज इक्वल टू, यहाँ पे आप करेंगे बाई इक्वेशन, तो इसे क्या कहेंगे आप, इक्वेशन 2 था यहाँ, तो बाई इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप इसे और कुछ लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 1 बाई k log a अपॉन a माइनस एक्स, ये कर सकते हैं। हाँ, जब ये स्थिति हुई जब यहाँ पे t हाफ इज इक्वल टू 1 बाई k log a अपॉन a माइनस a हाफ, तो इस स्थिति में आपका हो जाता है t हाफ इज इक्वल टू 1 बाई k log a अपॉन
a/2 और इसी स्थिति में हो जाता है t हाफ इज इक्वल टू 1/k log 2 कर सकते हैं इसे log 2 और log 2 की वैल्यू हम जानते हैं कि 0.6 log हाफ हम जानते हैं कि log 2 की वैल्यू 693 होती है बाई k। तो ये हो जाएगी आपकी हाफ लाइफ की इक्वेशन। हाफ लाइफ की इक्वेशन ये हो जाती है। तो आपने अब यहीं पर अब आपके पास एक और चीज बच जाती है जो कि है फॉर यूनिट। और यूनिट के लिए आप देखेंगे तो यूनिट के लिए फिर चाहिए बाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में देखेंगे तो यूनिट आपको यहां पर k इज इक्वल टू 1/t t का मतलब सेकेंड बाई लॉग मोल पर लीटर बाई मोल पर लीटर। यहीं से आप निकालना चाहेंगे तो आपको स्पष्टता दिखेगी कि यहां पर k की जो यूनिट है वो सेकेंड इनवर्स बन रही है। सेकेंड इनवर्स बन रही है, ध्यान रखेंगे। पिछली यूनिट जो बनी थी वो बनी थी मोल पर लीटर सेकेंड, मोल पर लीटर सेकेंड बनी थी और यहाँ सेकेंड इनवर्स बन रही है। अब आते हैं, अब आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो यहाँ अब आपने स्क्रीनशॉट जी हाँ ले लिया होगा। अब हम आते हैं सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर। कहाँ आते हैं तो सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर। तो यहाँ पे सबसे पहली सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहां से चेंज होने लगेगी बात। आप लाइफ अब इसको मैं थोड़ा सा पढ़ते स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले आप दिया हुआ है, सबसे पहले तो जीरो सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रहेगी। सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसमें सबसे पहले जो दिया हुआ है वो तो आपको बता दिया गया है और यहाँ पे आपको बता दिया जाए कि जो एज्यूम करना था वो भी सेम है, लेकिन यहाँ पे आप बाय डेफिनेशन करेंगे तो यहाँ पे सेकंड क्या होता है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो आपकी अभिक्रिया की दर जो है यहाँ पे घात 2 आपके रिएक्टेंट की घात 2 के समानुपाती हो तो वहां पर सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा आपका, तो यहां पे आप इसे ही लिख सकते हैं आप dx बाई dt इज इक्वल टू k। यहां पर अब आप ये लिख सकते हैं आप a माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर ये हो गया होल स्क्वायर हो गया dx बाई a माइनस एक्स होल स्क्वायर। आपने क्या किया, पक्षांतर कर रहे हैं k dt। इंटीग्रेशन करेंगे आप, अब यहां इंटीग्रेशन करते हैं तो यहां dx बाई dx बाई a माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू k dt। इंटीग्रेशन ऑफ k dt। इसके बाद जब आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन में आपको प्राप्त होता है dx अपॉन a, सॉरी इंटीग्रेशन कर रहा है, इंटीग्रेशन में आपको प्राप्त हो जाएगा 1 अपॉन a माइनस एक्स और इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको k t प्लस c। आपको इस साइड का तो हमेशा यहाँ पे बराबर प्राप्त हो रहा है और जब यहाँ पे आप इंटीग्रेशन किए तो एट t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तब यहाँ पे आप देख सकते हैं तो बाई इक्वेशन जहां पर भी इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 से क्या हो जाता है, यहां से 1 अपॉन a माइनस 0 k t इज इक्वल टू 0 प्लस c। तो c इज इक्वल टू 1 अपॉन a। फिर से c की वैल्यू आप इक्वेशन 2 में रखेंगे तो ये हो जाती है 1 अपॉन a माइनस एक्स k t प्लस 1 बाई a और 1 बाई a किए तो ये इस साइड में आकर के 1 बाई a माइनस एक्स माइनस a इज इक्वल टू k t। और जब इसे हल करेंगे आप तो यहाँ पर आप देख सकते हैं a माइनस a प्लस एक्स और यहाँ पर आपने लघुत्तम समापवर्तक लिया है तो यहाँ पर ये इज इक्वल टू k t। और अब यहाँ लघुत्तम समापवर्तक हल होगा तो यहाँ x बाई a माइनस
a इंटू ए माइनस एक्स, और यहाँ पर पे के टी है तो के टी से यहां से हट करके इधर आ जाएगा, जो आपका टी है इधर ला लिया आपने, तो ये इक्वेशन 2 दे दीजिए और यही आपकी अभिष्ट इक्वेशन होगी, यही आपकी अभिष्ट इक्वेशन होगी। अब हम क्या करते हैं, फॉर हाफ लाइफ, हाफ लाइफ के लिए क्या करते हैं, अब मैंने बता चुका हूं कि हाफ लाइफ होती क्या है, तो हाफ लाइफ के लिए क्या करते हैं, तो आपकी हाफ लाइफ जो है यहां पर हो जाएगी क्या, x इज इक्वल टू a बाई 2 होता है, जब x इज इक्वल टू a बाई 2 तो t इज इक्वल टू t हाफ होगा, इस स्थिति में t हाफ हो जाएगा, तो t हाफ या फिर यहां पे बाई इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से करेंगे आप, तो इक्वेशन 2 से करते हैं तो यहां पे आपको प्राप्त होता है, यहां इसी तरीके से आप इस लिख सकते थे क्या, t इज इक्वल टू x अपॉन k a माइनस एक्स कर सकते थे। अब यहां से आप करेंगे तो t हाफ इज इक्वल टू a बाई 2 के, x यहां पर x इज इक्वल टू क्या है, a बाई 2 के a इंटू a माइनस a बाई 2, यहां से a बाई 2 बच गया, यहां k ये के a इंटू के a बाई 2, और a बाई 2 से a बाई 2 कैंसिल आउट हो जाता है यहाँ, तो आपको 1 बाई a के कर सकते हैं, तो ये है आपका t हाफ का फार्मूला यहाँ पर पे, तो ये रही बात, तो ये निकाली आपने हाफ लाइफ। अब यहां से अब आप निकालना चाहेंगे तो यूनिट निकालेंगे, तो यूनिट निकालने के लिए आपको कुछ नहीं, सबसे बाई इक्वेशन 2 कीजिए, इक्वेशन 2 कीजिए, तो यहाँ k इज इक्वल टू क्या है, x 1 बाई टी x बाई a माइनस एक्स, ये कीजिए, यहां से अब आप यहां से इन दोनों की जो यूनिट है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, और यहां पर 1 बाई टी ए टी कह सकते हैं, तो यहां से अब आपको मिल जाएगी इक्वेशन लीटर पर मोल सेकेंड, ये मिलेगी। फिर आप अगर से तो आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या था, मोल पर लीटर सेकेंड, फिर उसके बाद सेकेंड इनवर्स, जो कि आपकी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जो आपकी यूनिट है वो काफी बार पूछी जाती है, इसलिए याद रखेंगे सेकेंड इनवर्स। उसके बाद थर्ड में लीटर पर मोल सेकेंड कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देने को मिल रही है कि सबसे पहले मोल पर सेकेंड रहा, फिर उसके बाद मोल पर सेकेंड गायब हो गया, फिर मोल पर सेकेंड पलट गया, लीटर पर मोल हो गया, फिर इसके बाद होता क्या है, लीटर स्क्वायर मोल, लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर सेकेंड, फिर उसके बाद ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया की जो है आपके यूनिट हो जाती है, और फोर्थ कोटि की जो यूनिट है वो हो जाती है लीटर क्यूब बाय मोल क्यूब सेकेंड। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से मिल जाएगी, मतलब कि आप यूनिट nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट निकालना चाहेंगे तो लीटर टू द पावर n-1 पर मोल टू द पावर n-1 सेकंड, ये हो जाती है आपकी यूनिट। तो ये रही बात, आप इसके सहारे 0, 1, 2 किसी भी ऑर्डर के निकाल सकते हैं, और इसी तरीके से आप जो है करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है, और आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय श्री राम। अब हम अगले वीडियो में आते हैं न्यूमेरिकल लेकर के।